नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार IQ रैंकर्स में। और ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है जहां पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासेस देखने को मिलती हैं। उससे संबंधित जो भी नोट्स और PDF हैं वो भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी कड़ी में हमने बात की थी क्लास 10th के मैथ की। क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, जो कि है आपका वास्तविक संख्याएं, अंग्रेजी में से रियल नंबर्स कहते हैं। और उसी का आज एक टॉपिक जो हम देखने वाले हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और आपकी जो NCERT के एग्जांपल्स हैं हम उनको यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, उस चीज को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए क्या होती है इस प्रमेय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम इस प्रमेय के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो प्रमेय है वो क्या है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्याएं तो आपको पता ही होंगी, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। मान लो कोई भी भाज्य संख्या हो, जैसे हमने कहा 50, तो 50 को क्या किया जाएगा, 50 को आप क्या करोगे, इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हो। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलते हैं, दो से आप इसे कट करोगे, 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10 पंजे 50। तो ये 50 के हमने क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। 50 क्या है, आपकी एक भाज्य संख्या है और इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। ठीक है, इतनी बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों को भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बीच में ही कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वैसे तो मैंने एक क्लास में इसको प्रॉपर अलग से बता दिया है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। मैंने कहा भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या अगर मैं बात करूं भाज्य संख्याओं के 2 से ज्यादा होती है और इनको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये किसका भाग होते हैं, अगर मैंने कहा भाई आपने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े थे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं आपने पढ़ी थी जिन्हें हम क्या कहते थे, नेचुरल नंबर्स कहते थे। ठीक है, अब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं हमने उसको 2 हिस्सों में बांट लिया। एक हमने कहा उनमें से भाज्य संख्याएं होंगी और दूसरा क्या होंगी, आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। एक तो हो जाएंगी आपकी भाज्य संख्याएं और दूसरी क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं। आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्याएं जो शुरू होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 और इस तरीके से अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अब उनमें एक तो होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। अभाज्य संख्याओं के अगर मैं बात करूं, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब ये जो संख्याएं हैं वो या तो 1 से या स्वयं से कटती हैं, या तो 1 से या स्वयं से कटती हैं। इनका कोई तीसरा दुश्मन नहीं होगा, इनको काटने वाला कोई तीसरा नहीं होगा, या तो 1 से या स्वयं से ये कटेंगे। ठीक है, और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके फैक्टर 1 से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा हो। 1 से तो कटेंगे ही कटेंगे, स्वयं से भी कटेंगे, कोई अन्य भी इनका एक फैक्टर होगा। ठीक है,
अगर हम भाज्य संख्याओं की बात करें, वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं है वो सारी की सारी भाज्य हो जाएंगी, या फिर हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो इनके कितने फैक्टर हो गए, आप कहोगे सर 1 2 3 फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने इनमें से कई सारी मतलब कई सारी संख्याएं हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या हम लिख लेते हैं, 1 फिर 2 लिख लेते हैं, फिर 3 लिख लेते हैं, 4 5 6 7। ठीक है, हमने इस तरीके से इन संख्याओं को लिख लिया और हमने कहा कि भी बताओ इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन सी भाज्य संख्या है। हमने कहा तो फिर इनके फैक्टर कर लो। फैक्टर का मतलब ये 1 किसके पहाड़े में आता है, आप कहोगे जी 1 के पहाड़े में आता है। ये 2 किसके पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे जी 1 और 2 के पहाड़े में आ जाएगा। ये 3 किसके पहाड़े में आता है, तो बोले 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है। ये जो 4 है वो किसके पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में आता है। हमने कहा 5 किसके पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे 1 और 5 के पहाड़े में आता है। हमने कहा 6 किसके पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे 1 के 2 के 3 के और 6 के पहाड़े में आता है। हमने कहा 7 किसके पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे 1 और 7 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो हमने ये क्या कहा, हमने ये जो पहाड़े में कहा कि हमने कहा ये 7 1 और 7 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये हमने 7 के गुणनखंड किए हैं, 7 के फैक्टर किए हैं। तो बोले 1, तो अब देखो 1 का केवल और केवल 1 गुणनखंड है। यहाँ पे क्या लिखा था, केवल और केवल 2 गुणनखंड, और यहाँ पे हमने कहा था कि भैया 2 से ज्यादा होंगे। एक इकलौती ऐसी संख्या है जिसके केवल और केवल 1 गुणनखंड है। अतः हमारी ये जो 1 है, 1 को हम ना तो भाज्य में रखेंगे और ना अभाज्य में। ठीक है, ना तो भाज्य होगी ये संख्या और ना अभाज्य, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1 भाज्य है या अभाज्य, तो आप कहोगे सर 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। बोले 2 क्या है, तो हम कहेंगे 2 एक ऐसी संख्या है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं, और 2 गुणनखंड वाले किस में आते हैं, अभाज्य संख्याओं में आते हैं। किस में चले जाएंगे भैया, ये अभाज्य में। हमने कहा 3 भी क्या हो जाएगा आपका, 1 और 3 इसके 2 ही गुणनखंड है, ये भी किस में चला जाएगा, अभाज्य में। और कौन होगा अभाज्य में, बोले 5 भी हो जाएगा अभाज्य में। क्यों, क्योंकि इसके भी केवल और केवल 2 गुणनखंड है। और क्या हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा। 7 में भी बोले 1 और 7 बोले क्या हो जाएंगे, ये भी आपके अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, बोले ठीक है। बोले तो फिर ये जो 4 बचा वो क्या बचा, हमने कहा ये वाली आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके 1 2 3 फैक्टर हैं, इसके 1 2 3 4, 2 से ज्यादा होंगे तो फिर किस में चले जाएंगे, ये भी भाज्य में चले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये वाली चीजें अब आपको समझ आ गई होंगी। और अगर हम इनसे रिलेटेड एक और चीज की बात करें, ये जो 2 दिख रहा है ना, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, एक तो ये है 2 के बारे में कहानी। एक और कहानी आप याद रख सकते हो, क्या क्या याद रखना है, एक कहानी ये है कि ये जो 2 है ना, 2 आपकी एकमात्र सम संख्या, सम अभाज्य संख्या हो जाएगी। एकमात्र सम अभाज्य संख्या ये हो जाएगी। हमने कहा कि भी जो 2 है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। ठीक है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर हमने कहा 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य, 2 क्या है, 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है, और 3 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 4 आपका क्या हो जाएगी, 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 की अगर मैं बात करूं, प्रथम विषम अभाज्य संख्या हो जाएगी, प्रथम विषम अभाज्य संख्या हो जाएगी, प्रथम विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, हालांकि ये इसमें एक वीडियो हमने बनाई है, उसमें ये सारी की सारी चीजें आपको बता रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। 4 के अगर मैंने कहा 4 क्या होगा, 4 आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हो जाएगी वो आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको भाज्य और अभाज्य में मुझे नहीं लगता आप कोई कंफ्यूजन रह गया होगा। तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं अब आपको पता चल गई होंगी। तो यही चीज यहाँ पे क्या कही गई थी, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 50 के देखो सर 1 से कट रहा है, ये 50 से कट रहा है। हमने कहा देखो सर 2 से भी कट जाएगा, ये 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा।
तो मतलब इसके दो से ज्यादा गुणनखंड, दो से ज्यादा क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो मतलब ये किसमें आ जाएगा, 50 भाज्य संख्या में। 50 क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। 2 आपकी क्या है, 2 आपकी अभाज्य संख्या है। 5 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या। ये वाला 5 क्या है, अभाज्य संख्या। तो यही कहा था इन्होंने, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है। देखो हमने 50 लिखा था और 50 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख के इन्हें दिखा दिया। यही ये प्रमेय कहती है, कौन सी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, अब हम इस चीज को समझें। गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है। जब हम इस बात को, हमने कहा कि 50 है, 50 को अगर मैंने कहा 2 की पावर के रूप में लिख लेता हूं, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, इस 5 की पावर 1 है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 2 की पावर 1 हो गया। और 5 की पावर जब आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। 5 की पावर ये कितना हो गया, 2 हो गया। मैंने इस तरीके से इस चीज को लिख लिया, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है। अब 50 के फैक्टर एक बच्चे ने तो इस तरीके से किए, दूसरा बच्चा आया, बोले 50 को हम ऐसे करके लिखेंगे, 55 25 और दूनी 50। बोले गुरुजी क्या ये वाली बात गलत है? तो हमने कहा बिल्कुल भी गलत नहीं है, 50 ही तो है, ये भी 50 है और ये भी 50 है। तो अगर हमने कहा ये आपका हुआ क्या, 5 की पावर 1 2 हो जाएगा और 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1। अब देखो इस वाली बात को समझो, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के, ये जो अभाज्य गुणनखंड हमने किए थे कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब अगर आप 50 के कोई भी गुणनखंड करेगा, उसके 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1 ही आएगा गुणनखंडों के रूप में। 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1 ही आएगा। अलग है कि आप कहो कि भाई हम पहले 2 से कट करेंगे फिर 5 से कट करेंगे। इनने भाई साहब ने 5 से पहले कट किया है फिर 2 से किया है। ठीक है। बोले अगर हम उसके क्रम पे ध्यान ना दें तो ये बिल्कुल अद्वितीय होगा। मतलब आप जो क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैं 50 के गुणनखंड मैं करूंगा तो वही आंसर मेरा आएगा जो आपका आया है या फिर कक्षा में किसी और बच्चे का आया है। अद्वितीय का मतलब यही हो जाएगा। ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है। तो फिर अब हम चलते हैं आगे। इससे अगर ये वाली बात जो प्रमेय थी वो क्या कह रही थी, ये वाली बात अगर आपको समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं। हमने आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में भी सारी बातें बता दी। ठीक है। अब क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग HCF और LCM ज्ञात करने में करेंगे। ठीक है। हम इसका प्रयोग, जो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करना सीखा, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के मतलब गुणनफल के रूप में हमने लिखना सीखा, उसका उपयोग हम किस काम में करेंगे, इसका उपयोग लेंगे हम HCF और LCM निकालने में। दूसरा, हम इस चीज को पहले से ही जानते हैं। ठीक है। HCF और LCM निकालना हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा पहले से ही जानते हैं। ठीक है। लेकिन अब इसको क्या कहा गया है, 10th क्लास में आके अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहा गया है। और हम इसको किस नाम से जानते थे, हम इसको जानते थे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। क्लियर है इतना? हम इस काम को पहले ही कर चुके हैं, हमको मासा और लासा बहुत अच्छे से निकालना आता है। लेकिन अभी उसी चीज को क्या कहा गया है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और इससे पहले हम किस नाम से जानते थे, इससे पहले हम जानते थे अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से हम इस चीज को जानते थे। ठीक है। अब देखो भाई HCF होता क्या है, एक बार समझ लेते हैं कि भाई HCF क्या होता है। HCF का मतलब है, H को हम बोलेंगे हाईएस्ट, C का मतलब हो जाएगा कॉमन, F का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टर। ये जो अगर मैं केवल और केवल फैक्टर की चर्चा करूं, ये जो केवल और केवल फैक्टर है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इस फैक्टर को हम बोल देंगे गुणनखंड बोलते हैं। केवल और केवल फैक्टर का मतलब हो जाएगा गुणनखंड होता है। ठीक है। या फिर यहां से अपवर्तक एक शब्द आएगा निकल के, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो समापवर्तक का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो एक शब्द आएगा अपवर्तक या गुणनखंड। ये एक ही चीज होते हैं या फैक्टर एक ही चीज होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज अगर हमने यहां से कही कि भाई आप अगर कॉमन फैक्टर की चर्चा करोगे, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर को क्या बोलेंगे, कॉमन का मतलब क्या होता है, केवल और केवल कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। और फैक्टर को अभी हमने बताया आपको, गुणनखंड बताया। ठीक है। गुणनखंड या फिर हम इसे क्या बोल देंगे, समापवर्तक बोल देंगे। ठीक है।
और हाईएस्ट का मतलब होता है महत्तम, मतलब सबसे बड़ा। मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी दो नंबर लोगे, उनका एचसीएफ निकालने को अगर आपसे कहा जाएगा तो आप एक तो उनके गुणनखंड करोगे, ठीक है, फिर आप उनके क्या करोगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालोगे उन दोनों के जो कॉमन होगा उनमें, और फिर क्या कर दोगे, फिर उसमें महत्तम जो होगा उसको बता दोगे, आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, हमने कहा 12, तो 12 के हम सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि भैया पहले तो आप करो 12 के फैक्टर, 12 और 20 ले लेते हैं, तो हमने कहा कि भैया पहले तो करो आप 12 के फैक्टर, ठीक है, 12 के फैक्टर करो और 20 के फैक्टर करो। तो हमने कहा फैक्टर क्या होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो 12 किस किस के पहाड़े में आता है, जिस जिसके पहाड़े में आएगा वही 12 के फैक्टर हो जाएंगे। तो एक से मैं इसको काटता हूं, एक एकम एक, एक दूनी दो, तो एक 12 का फैक्टर है, एक 12 का फैक्टर 12 है। फिर दो के पहाड़े में आता है, दो छंग 12, तो 12 का दूसरा फैक्टर मतलब जो तीसरा फैक्टर हुआ वो 2 हो गया और 6 हो गया। फिर हमने कहा 3 से भी कट जाएगा, 3 चौक 12, फिर 4 के पहाड़े में आता है तो 4 तियां 12 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे जो फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 12। अगर आपसे पूछे 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 और 12, 12 के फैक्टर या 12 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 12, ये हो जाएंगे, ठीक है। गुणनखंड समझ आ गए 12 के फैक्टर। ऐसे ही अगर हमसे कहा जाए भैया 20 के फैक्टर निकालो, तो 20 के फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, 20 के फैक्टर जो हो जाएंगे, 1 20 हो जाएगा, 2 धाम 20 हो जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 पंजे 20, 5 चौक 20 हो जाएगा। मतलब 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा और फिर 20 हो जाएगा। मतलब अगर मैं कहूं 20 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 4 के, 5 के, 10 के और 20 के। ऐसे 12 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 2 3 4 6 और 12 के पहाड़े में ये आता है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो 12 और 20 के हमने क्या किए हैं, अभी फैक्टर किए हैं, ठीक है। फैक्टर मतलब हमने गुणनखंड किए हैं या फिर मैं कहूं अपवर्तक किए हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इतना काम किया है। अब हम कह रहे हैं कि इनके उभयनिष्ठ निकाल लो। भाई उभयनिष्ठ किसमें होगा, कॉमन किसमें होगा, इन दोनों के बीच में ही तो होगा। तो हम कहेंगे 12 और 20 के, 12 व 20 के फैक्टर अलग अलग हो जाएंगे, 12 के फैक्टर अलग होंगे 20 के, लेकिन कॉमन फैक्टर एक साथ आएंगे। तो 12 व 20 के कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ फैक्टर मतलब जो दोनों में होंगे, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर समापवर्तक एक ही बात हो जाएगी। तो आप कहोगे सर एक दोनों में आ रहा है, हमने कहा 1 लिख दो, दोनों में आ रहा है तो बोले 2 लिख दो, 2 दोनों में आ रहा है तो 2 लिख दो। अच्छा तीसरा क्या हो जाएगा, 4 लिख दो, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने लिख दिया, यहाँ पे 6 है, इस वाले में नहीं है, 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 12 और 20 के कॉमन फैक्टर 1 2 4 आ जाएंगे। अब हमने कहा भी कॉमन फैक्टर निकाल दिए, अब हाईएस्ट भी निकाल दो। तो बोले 12 व 20 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, HCF निकाल दो भैया। ये क्या हो गया, HCF। तो HCF कितना आ जाएगा, 1 2 4 में हाईएस्ट कौन है, आप कहोगे 1 2 4 में हाईएस्ट तो हमें 4 नजर आ रहा है, तो हमने कहा बस यही 4 आपका क्या हो जाएगा, 12 और 20 का HCF हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में, 12 और 20 का HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा इससे हम क्या क्या चीजें समझेंगे, सवाल को ऐसे नहीं करना है, सवाल करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, बस अभी यहाँ पे चीजें समझनी थी आपको। क्या समझना है, पहले अगर कभी भी हमसे 12 और 20 के फैक्टर निकालने को कहा जाए तो देखो फैक्टर हमेशा 12 या 12 से छोटे होंगे। फैक्टर हमेशा क्या होंगे, या तो 12 होगा या 12 से छोटा। ऐसे 20 के फैक्टर देखो 20 या 20 से छोटे होंगे। फैक्टर क्या हो गए, गुणनखंड, खंड का मतलब टुकड़े। अगर किसी चीज के हम टुकड़े करेंगे तो वो उससे छोटे ही होंगे, और छोटे होंगे तो इसका मतलब अब इनमें से दूसरा चीज हमें क्या ढूंढनी थी, कॉमन ढूंढना था, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 12 के फैक्टर 12 तक ही तो हो सकते थे, इससे तो बड़े नहीं होंगे। अच्छा 20 के फैक्टर 20 से, तो मैं कहूं कि HCF 12 और 20 का 18 होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहोगे नहीं सर, जब फैक्टर ही 12 के 12 तक जा रहे हैं फिर उनमें से हमें कॉमन ढूंढना होता है, तो 12 से छोटे ही होंगे सारे के सारे फैक्टर। तो एक चीज हमें यह समझनी है कि 12 और 20 का जो HCF होगा वो या तो 12 होगा या 12 से छोटा होगा। मतलब आपके जो भी नंबर्स होंगे उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा
HCF या तो वो नंबर होगा छोटा वाला नंबर, अगर वो नहीं है तो उससे छोटा ही होगा, ठीक है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपको ऑप्शन छांटने पड़े तो आप इस तरीके से भी ऑप्शंस को छांट सकते हो। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। तो HCF निकालना ये वाला तरीका आ गया, ठीक। ये तो था हमारा मेन की HCF होता क्या है। अब हमको क्या समझनी है अगली बात, अगली जो चीज हमको समझनी है कि हमें इसमें बताना है कि जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उससे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 का और 20 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फैक्टर इस बार कौन से फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फैक्टर तो अभी आपने किए, ठीक है। इस बार हमें निकालने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर, मतलब गुणनखंड तो करेंगे लेकिन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यहाँ पे हम जो संख्या, जिन संख्याओं से इसको काटेंगे वो अभाज्य होनी चाहिए। जैसे मैं 2 से काट रहा हूं तो 2 छंग 12, तो 2 अभाज्य है या नहीं। फिर 2 से काटूंगा 2 3 6, तो ये 2 अभाज्य है। फिर मैं 3 से काटूंगा 3 एकम 3, तो यहाँ पे जो संख्याएं आप लिख रहे हो 2 2 3, ये अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर किसी के दिमाग में आया इस 20 को मैं कट करता हूं, बोले 10 से कर दो, 10 दूनी 20, तो मैं कहूंगा सर ये 10 क्या अभाज्य है, तो आप कहोगे सर 10 तो ये अभाज्य है ही नहीं। तो 10 से अगर आप कहोगे कि भाई 10 आप इसका एक गुणनखंड तो होगा लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। देखो 10 इसका 20 का एक गुणनखंड तो है लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है, फैक्टर है लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर के लिए हमें यहाँ पे केवल और केवल अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेंगी या प्राइम नंबर्स लिखने पड़ेंगे। जैसे 2 धाम 20, तो 2 आपकी एक अभाज्य संख्या है। फिर 2 से काट करूंगा तो 2 पंजे 10, फिर मैं 5 से काट करूंगा 5 एकम 5, ठीक है। तो बोले 12 क्या हो गया, 12 को आप लिखोगे 2 गुणा 3। बोले 20 क्या हो गया, 20 को आप लिखोगे 2 गुणा 5। तो देखो ये 12 क्या है, एक भाज्य संख्या, और इसको आपने किसके रूप में प्रदर्शित कर दिया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। 20 क्या है, आपकी एक भाज्य संख्या, और इसको किसमें प्रदर्शित कर दिया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो यही थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब हमें इसका 12 और 20 हमने ये लिख तो दिया, इसको हम और क्या करते हैं, इसका HCF निकालने के लिए अगर आपसे कोई कहता है तो आप पहले से ही HCF निकालना आता है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। क्या करते हो, जो कॉमन होता है उनको यहाँ पे लिख देते हो। जैसे यहाँ पे 2 था, 2 कॉमन आ गया, इन दोनों में भी 2 कॉमन है, तो भैया 2 कॉमन है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। और अभी यहाँ पे देखो HCF अभी अपने कितना निकाला था, 4, ठीक है। अब देखो HCF की आपकी किताब में भी डेफिनेशन लिख रखी है, बोले संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, इसमें क्या क्या करूं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसे 2 की पावर 1 मान लो, इसे 2 की पावर 1 मान लो, ये दो आधार, ये भी 2 आधार। तो जब भी आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर हो जाएगा 2 गुणा कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही अगर मैं कहूं यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, पहले तो हमें कॉमन गुणनखंड ढूंढने हैं, तो इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन केवल और केवल कितना है, 2 है, ठीक है। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, अब इन दोनों में घात कितनी है, 2 2। मान लो यहाँ पे 1 घात होती तो हमारा यहाँ पे आंसर 1 होता, या फिर यहाँ पे 4 होती तो आंसर हमारा क्या होता, 2 की पावर 2 होता। छोटी घात वाला हमें HCF में लिखना होता है, HCF का आंसर छोटी घात वाला होता है। जबकि यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 है दोनों में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, HCF 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 2 की 2 बार गुणा करा दो, 2 दूनी 4, ये होता है आपका HCF, ये होती है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। क्लियर है इतना? अगर ये वाली बात समझ आ गई है तो फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है आपका LCM। LCM क्या होता है, आइए एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे हमने HCF को समझा ऐसे ही हम LCM को करने वाले हैं। LCM क्या होता है, L का मतलब क्या हो जाएगा, लीस्ट, C का मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन, M का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल। अगर मैं मल्टीपल की केवल और केवल बात करूं, मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज, और इसे क्या बोलते हैं, अपवर्त भी बोलते हैं, अपवर्त। देखो गुणनखंड को बोलते हैं अपवर्तक, ठीक है। गुणनखंड को क्या बोलते थे, अपवर्तक, और गुणज क्या होता है, अपवर्त होता है। दोनों में अंतर होता है, ठीक है। कॉमन का मतलब, अगर मैंने यहाँ पे कॉमन और मल्टीपल दोनों को ले लिया, तो कॉमन का मतलब अभी आपको पता चल ही चुका है कि भैया उभयनिष्ठ होता है या नहीं, उभयनिष्ठ।
दूसरा गुणज हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल अगर पूरा का मतलब मैं लिखूं तो उभयनिष्ठ गुणज या फिर समापवर्त, समापवर्त, ठीक है। और फिर एल का मतलब क्या हो जाएगा, लीस्ट, मतलब लघुत्तम, सबसे छोटा। उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा वो हमें बताना है, वही आपका एलसीएम होता है। सवाल हम ले लेते हैं, वही एलसीएम निकालना है कि भैया आपको एलसीएम निकालना है, किस किस का निकालना है, बोले 12 और 20 का एलसीएम निकालना है। अभी पिछले हमने क्या किया था, एचसीएफ निकाला था 12 और 20 का, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे आपके दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले हमें जो चीज पता होनी चाहिए, जैसे हमें 12 के फैक्टर पता थे, ऐसे ही हम 12 के मल्टीपल पता करो, 12 के गुणज पता करो या फिर मल्टीपल पता करो। मैं यहां पे मल्टीपल ही लिख देता हूं, ठीक है। 12 के मल्टीपल लिखो, मल्टीपल, 12 के मल्टीपल या गुणज बताओ। तो बोले गुणज क्या होते हैं, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि 12 की किसी भी संख्या से गुणा करा दो, किसी भी संख्या, जैसे 12 का एक की से गुणा करा दी, 12 एकम 12, तो 12 क्या हो जाएगा, 12 का मल्टीपल। 12 की 2 से गुणा करा दो, 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 12 की हमने क्या कर दी, 3 से गुणा करा दी, 12 3 कितना, 36। हमने कहा 12 की गुणा करा दो 9 से, 12 नेमा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, 12 के मल्टीपल हो जाएंगे। बोले सर अगर हमने 12 की 100 से गुणा करा दी तो हमने कहा जो भी गुणनफल आएगा, 12 की किसी भी संख्या से गुणा कराओ, जो गुणनफल आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1200। तो ये क्या हो जाएगा, 12 का मल्टीपल कहलाएगा, 12 का गुणज कहलाएगा। तो इसका मतलब 12 का मल्टीपल, 12 एकम 12, 12 की 1 से गुणा करा दो, 12 दूनी 24, 12 की 2 से गुणा करा दो, 12 3 36, 12 की 3 से गुणा करा दो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है। मैं थोड़े से ज्यादा लिख देता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। 12 चंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निमा 108, 12 धाम 120, 12 की 11 से गुणा कराएंगे 132, 12 12 144। इस तरीके से आप अनंत तक जा सकते हैं। 12 की 13 से कराओ, 14 से कराओ, 100 से कराओ, 200 से कराओ, 500 से कराओ, लाख से कराओ, ठीक है। अब अगला मैंने क्या किया भैया, 20 के मल्टीपल बताओ, 20 के गुणज बताओ, ठीक है। तो अब हम 20 के भी गुणज लिख लेते हैं। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छंग 120, 20 सत्ते 140, ठीक है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, 20 की 8 से गुणा कराई, 20 की 9 से गुणा कराई, 20 की 10 से गुणा कराई, ठीक है। ऐसे आप करोगे अनंत तक, आप इन्हें भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो आपने पहला एक काम कर लिया कि 12 के गुणज लिख लिए, 12 के मल्टीपल लिख लिए, ठीक है। 12 और 20 के आपने मल्टीपल और गुणज कुछ भी बोल सकते हो वो लिख लिए। अब आपको क्या करना है, उनमें से कॉमन मल्टीपल ढूंढने हैं, कॉमन। तो 12 और 20 दोनों में ही तो कॉमन होंगे, तो 12 व 20 के कॉमन मल्टीपल बता दो, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। तो हमने कहा भाई 12 और 20 के जो कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे, 12 इसमें तो है नहीं, 24 इसमें है नहीं, 36 इसमें है नहीं, 48 इसमें है नहीं, 60 आपको यहां नजर आ रहा है, 60 आपको यहां नजर आएगा। 60 जब पहले नजर आ रहा है तो 60 के बाद सीधे हमें 120 नजर आएगा, ऐसे ही 60 के बाद यहाँ पे 120 मिलेगा, फिर 180 आएगा, ठीक है, फिर 240 आएगा, फिर मतलब ये 60 का मल्टीपल होगा जो भी होगा, ठीक है। ये आपको 12 और 20 के कॉमन मल्टीपल इस तरीके से मिलते जाएंगे अगर आप इसकी आगे करते रहते हैं, इसको आगे बढ़ाते रहते हैं। अब हमने कॉमन मल्टीपल ढूंढ लिया, हमें क्या चाहिए था, हमें 12 व 20 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ। अब बोले लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, L उठा लिया, C उठा लिया, M, LCM, यही तो हमें सीखना था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा। तो इन सब में लीस्ट कौन सा है, लघुत्तम कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो आप कहोगे सर इन सब में जितने भी आपने ये लिखे हैं, इन सब में सबसे छोटा तो हमें 60 नजर आ रहा है। तो हमने कहा हाँ जी वही 60 तो हमें चाहिए था, वही 60 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, LCM आपका सबसे छोटा होता है। अब देखो इसमें हमें क्या सीखना है,
हमने क्या कहा था, 12 और 20 का जब हमने फैक्टर किए थे, हमने यहाँ पे देखा था फैक्टर 12 से और 20 से छोटे होते हैं, लेकिन मल्टीपल हमेशा क्या होते हैं, 12 और 20 से बड़े होते हैं। आप देख रहे हो 20 से सारे के सारे बड़े होंगे, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, बोले 20 से बड़ा होगा। भाई वो HCF तो हमारा 12 और 20 से छोटा था, ठीक है, 12 और 20 से में भी जो छोटा वाला नंबर था उससे छोटा होगा। HCF जो बड़ा होगा ना उससे भी बड़ा होगा। बात आई समझ में, मतलब HCF 20 से या तो 20 होगा, 12 और 20 का HCF निकालोगे या तो 20 होगा, और अगर आपका 20 नहीं आएगा तो 20 से बड़ा आएगा, क्योंकि 20 के पहाड़े में जो नंबर आएगा वही HCF में भी होगा, सॉरी LCM में भी होगा। तो LCM आपका क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। 12 और 20 से बड़ा होगा, क्योंकि 12 के पहाड़े में अब इनमें से कॉमन ढूंढना है, तो भी आगे ही तो बढ़ रहे हैं हम। देखो 12 के बाद 24 आया, छोटा थोड़ी रह गया। ऐसे 20 की बात कर रहे हैं तो भैया 20 दूनी 40, 20 तिया 60, या तो 12 के पहाड़े में 20 आ रहा होता तो 20 हमारा LCM होता, ऐसा है नहीं। तो 12 और 20 से बड़ा आपका LCM होगा। तो LCM हमेशा बड़े नंबर से बड़ा होगा, HCF हमेशा छोटे नंबर से छोटा होगा या छोटा नंबर होगा, और LCM बड़ा वाला नंबर हो गया या फिर क्या होगा, उससे बड़ा होगा। इतनी बात आई समझ में, LCM समझ आ गया। अब हम इसको करते हैं जो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF निकाला था, अब हम इसका क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। तो 12 के हमें फैक्टर कर लेने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। 2 दूनी 4 तिया 12 हमने लिखा, 20 के कर लेते हैं 2 दूनी 4 पंजे 20, ठीक है। इसको फिर हमने लिखा था 2 गुणा 2 इंटू 3, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 इंटू 5, ठीक है। हमने कहा कि भैया इसका LCM निकाल दो। LCM किस किस का निकालना है, 12 और 20 का। अब भाई इनकी डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। इन्होंने क्या कहा, संख्याओं में संबंध, ये जो संख्याएं हैं 12 और 20, इनमें जो भी संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, जैसे 2 है, 3 है और 5 है, कौन कौन सा इसमें संबंध है, तो आप कहोगे इसमें आपको एक तो 2 नजर आ रहा है, 3 अभाज्य गुणनखंड है और एक 5 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। हमारे पास 2, 3 और 5 की गवाही आ रही है कि हम भी यहाँ हैं, 3 भी प्रेजेंट है और 5 जो जो प्रेजेंट है उन सबको यहाँ पे लिख लेना है। संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। सबसे बड़ी घात का मतलब यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे मान लो 2 की पावर 3 होता तो हम यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखते, लेकिन यहाँ पे 2 की घात दोनों में 2 है, तो यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। यहाँ पे 3 इकलौता है, 1 की पावर है तो 1 रहने देंगे, 5 की पावर यहाँ पे 1 है तो 5 ही रहने देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। आंसर क्या हो जाएगा भैया, 60 आपका आंसर हो जाएगा। देखो भैया LCM आपका यहाँ पे इस तरीके से निकाला तब भी 60 आया, इस तरीके से निकाला तब भी 60 आया। तो LCM उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि LCM क्या होता है और किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा LCM को निकाला जाता है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपका यही है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी इसी के आधार पर है, ठीक है। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF। अब देखो अगर हमारे पास कोई 2 नंबर है, मान लो एक संख्या है A और एक संख्या है B, अगर मैंने A और B का HCF निकाला, ठीक है, और A और B का मैंने क्या निकाला, LCM निकाला, और उन दोनों की मैंने क्या करा दी, गुणा करा दी, और उन दोनों नंबर की गुणा करा दी, HCF LCM की गुणा कराई और A और B की गुणा उन दोनों नंबर की गुणा करा दी, तो वो आपस में क्या होंगे, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड और RHS दोनों आपके क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब आप एक ये वाली बात याद रख सकते हो। इसी को अगर मैंने कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका HCF गुणा LCM के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो हमारे अभी काम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर, अब हम 1 पे पहुंच चुके हैं। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है आपका, एक प्राकृत संख्या है। तो पहले तो हम इसी चीज पे नोट कर लेते हैं कि भैया n अगर आपकी प्राकृतिक संख्या है मतलब n की वैल्यू ये चीजें हो जाएंगी। जांच कीजिए कि क्या n की कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। देखो इनके कहने का मतलब क्या है, पहले इनके कहने के मतलब को समझ लेते हैं।
4 की पावर n है, बोले 4 की पावर n पर आपको विचार करना है। n आपकी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है। n की जगह पे आप क्या रखोगे, बोले पहले आप 1 रख दो, फिर n की जगह पे 2 रख दो, n की जगह पे 3 रख दो, n की जगह पे कितना रख दो, 4 रख दो, n की जगह पे कितना रख दो, 5 रख दो। ठीक है, तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा, 64 चौका 256 हो जाएगा, 256 चौका 4 छंग 24 के 4, हासिल लगे 2, 4 पंजे 20, 2 22 के 2, हासिल लगे 2, 4 1024 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बोले n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है, क्या n का कोई ऐसा मान है कि जिसके लिए 4 की पावर n का अंक शून्य पर समाप्त होता है। मतलब अगर हमने कहा 4 की पावर n का जब भी आप मान निकालो तो जैसे आप कोई भी संख्या आप यहाँ पे रखोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, बोले आपका आंसर लास्ट में शून्य पर समाप्त हो रहा हो, ये कहानी इन्होंने कही है। क्या शून्य पर आपका आंसर समाप्त हो रहा है। तो देखो भैया इस सवाल में हमने देखा 4 की पावर 1 4 था, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आएगा। मतलब आप कुछ भी रखते जाओगे आंसर या तो 4 आएगा या 6 या 4 या 6 या 4 या 6, जीरो कहीं भी नहीं आएगा। जीरो कब आता है, जैसे अगर हमने कहा भाई एक संख्या ले लो 10, ठीक है, 20 ले लो 20, हमने 30 ले लिया 30, हमने कहा 40 ले लो 40, हमने कहा 50 ले लो 50। ठीक है, इन सब में जीरो आ रहा है लास्ट में। लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जीरो क्यों आ रहा है, जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि 10 सब में प्रेजेंट है। 2 पंजे 10, 5 एकम 5, मतलब अगर मैं 10 के फैक्टर करता तो उसमें मुझे 2 और 5 मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी संख्या के अगर मैंने अभाज्य गुणनखंड किया जिसके अंत में मुझे जीरो नजर आ रहा है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में मुझे 2 भी मिलेगा और 5, क्योंकि 2 और 5 मिलकर ही क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। चाहे मैं 20 के करूं तो 20 के क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 पंजे 20। तो देखो भैया 2 और 5 हमें यहां भी मिले। 30 के करूंगा तो भैया 2 3 6 पंजे 30, तो देखो 2 और 5 मुझे यहां भी मिले। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, तो 2 और 5 मुझे यहां भी मिलेंगे। 2 दूनी 4 दूनी यहां पे 2 पंजे 10 पंजे 50। मतलब अगर आपको 10 चाहिए, किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो चाहिए, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें क्या 2 प्रेजेंट है, क्या उसमें 5 प्रेजेंट है। ठीक है, अगर 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हैं तभी किसी संख्या का अंतिम अंक जीरो हो सकता है, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर हम 4 की पावर n की बात करें तो 4 की पावर n में हमें कहीं भी 4 की पावर n को मैं इस तरीके से लिख देता हूं। 4 की पावर n है, 4 की पावर n को मैं लिख देता हूं 2 गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 2 की पावर n। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ 2 की पावर भी n हो जाएगा गुणा 2 की पावर भी n हो जाएगा। अब देखो भैया ऐसा तो कर सकते हैं ना, बढ़ जाएंगी ये पावर। अगर ऐसा नहीं आ रहा है समझ में, ये 2 की पावर n 2 की पावर n है, तो अगर मैंने n की जगह पे 1 रखूं या 2 रखूं या 3 रखूं या 4 रखूं, जैसे मैंने यहाँ पे n की जगह पे 3 रख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2, इसका क्या मतलब हो जाएगा, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी n की जगह पे मुझे 3 रखना पड़ेगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर है इतना। तो हमारे इस तरीके से केवल और केवल उसमें 2 मिलेगा, 5 उसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम इसको कैसे करेंगे, हमने कहा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर n, या फिर ऐसे ही लिख दो, अलग अलग कर दो। ठीक है, तो हम कहेंगे 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एक सेकंड पानी पी लो।
4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में पांच आना अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, किंतु ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ठीक है, हमें यह करना है, इसको 0 करना था। लास्ट में अंतिम अंक हमारा क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए। और 0 लाने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, 2 और 5 को मेल होना चाहिए। 2 और 5 मेल करेंगे तभी हमारा आंसर में 0 आएगा या अंतिम अंक 0 आएगा। लेकिन 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, किंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 4 की पावर n 2 की पावर 2n के रूप का है और ऐसा 5 इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। नेक्स्ट अगर हम देखें, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन विधि का उपयोग करना है। ठीक है, अब इसमें 6 को आप क्या कहोगे, 6 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 6 को आप 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। और 20 के अभी हमने किए ही थे, 2 दूनी 4 पंजे 20। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो क्या करना, HCF निकालना है। HCF के लिए मैंने और अच्छे से आपको समझाया था, मैंने कहा इसको 2 की पावर 1 और यहाँ पे 3 की पावर 1 लिख लो। इस पे क्या कहोगे, 2 की पावर 2 लिख लो और इंटू 5 की पावर 1 लिख लो। HCF निकालना था 6 और 20 का। अब देखो एक चीज आपको याद रखनी है, HCF हमारा क्या होता है, 6 से या तो 6 के बराबर होगा या 6 से छोटा आएगा। ठीक है, HCF या तो 6 से छोटा होगा या 6 के बराबर होगा। तो हमने कहा HCF आपका कितना हो जाएगा, पहली बात तो हमने वो चीज समझ ली। अब हम HCF निकालते हैं जैसा हमारी बुक में दे रखा है। हमें क्या करना है, जो उभयनिष्ठ जितने भी गुणनखंड हैं उनको पहले लिख लेना है। ठीक है, जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उनको लिख लिया हमने। अब हमने कहा कि इनमें जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उनमें जिसकी पावर सबसे छोटी हो, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2। तो हमने कहा कम पावर वाला यहाँ पे ले लोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। हमने कहा HCF 6 और 20 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा भैया LCM बता दो, LCM कितना हो जाएगा, 6 और 20 का। तो हमने कहा कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं 6 और 20 के, उन सबको लिख लो। बोले कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5। जितने भी संबद्ध हैं नंबरों में अभाज्य गुणनखंड वो सारे के सारे लिख लो। फिर उनमें जिसकी घात बड़ी हो वो यहाँ पे लिख लो, जिनकी पावर सबसे ज्यादा हो वो लिख लो। 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, तो 2 की पावर 2 लिख दोगे। 3 की पावर 1 ही है और 5 की पावर 1 ही है, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आप 6 का पहाड़ा भी पढ़ोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हुए जाओगे तो सबसे पहले 6 के पहाड़े में और 20 के पहाड़े में जो हमें कॉमन मिलेगा वो 60 ही मिलेगा। ठीक है, तो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM इस तरीके से आपको करना था। ठीक है, अगला क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, HCF निकालना है किसका, 96 और 404 का, और उसके बाद हमें LCM भी निकालना है। ठीक,
और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले 96 के हमें क्या कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, इसका अंतिम अंक कितना है 6, मतलब ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तियां 6, और फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। हमने कहा कि 96 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, 5 बार तो 2 लिखना है, 1 2 3 4 5, 5 बार तो आपको 2 लिखना है, एक बार कितना लिख देना है, 3 लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 404 है आपका, 404 को आप 2 से तो कैंसल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। ठीक है, अब 101, क्या 101 किसी से कट रहा है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7, 3 बचेगा 31 आएगा, 7 से आपका कटेगा नहीं, 8 से आपका कटेगा नहीं। ठीक है, 9 से आपका देखो किससे कट रहा है, एक बार चेक कर लो। तो अब ये किसी से 101 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 101 क्या है आपकी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि भाई देखो जो 404 है ना, 404 को आप क्या कहोगे, 2 गुणा 101 कह दोगे। ठीक है, 96 और 404 को, 96 एक भाज्य संख्या है, इसको आपने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लिया, 404 को आपने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लिया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 101। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक तो हमें यहां से निकालना था HCF निकालना था। ठीक है, HCF किस किस का निकालना था, HCF आपको निकालना था 96 और 404 का। ठीक है, 96 और 404 का, मैं इस HCF को इधर निकाल देता हूं थोड़ा ऊपर। HCF निकालना है, किस किस का निकालना है, 96 और 404 का। लो भैया 96 और 404 का, सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंडों को लिखना होता है, कॉमन अभाज्य गुण, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों को। तो उभयनिष्ठ कौन है, इसमें आपको 2 नजर आ रहा होगा। अब इसमें भी क्या होता है, भी जो सबसे छोटी पावर होती है उसको लिखना होता है। तो अब उभयनिष्ठ में यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2, छोटा वाला कौन है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4। ऐसे ही अगर हमसे एलसीएम पूछा होता, पूछा भी है बल्कि, तो हमने कहा एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम में आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके जो क्या नाम है अभाज्य गुणनखंड संबद्ध हैं, पहले तो उनको लिख लो। मतलब एक तो 2 है हमारा अभाज्य गुणनखंड, एक 3 है और एक 101 है। फिर इनमें जो सबसे बड़ी पावर है वो लिख लो। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो बड़ी कौन है 2 की पावर 5, हमने कहा उसे लिख लो। फिर 3 लिखोगे और फिर 101 लिखोगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे, 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 की आप 3 से गुणा करा दोगे, 32 गुणा 3 गुणा 101, तो 32 तियां हो जाएगा 96 की गुणा आपको करानी है किससे, 101 से। ठीक है, मैं अब यहाँ पे 101 लिख लेता हूं और 96 की गुणा करा देता हूं। 6 एकम 6, 6 जीरो का 0 0, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 9 जीरो का 0 0, 9 एकम 9, 6 9 6 9, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 9696। ठीक है, तो ये अब यहां पे हमसे क्वेश्चन को अगर हम गौर से पढ़ेंगे तो हमसे क्या कहा गया है वो एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करो, 96 और 404 का तो HCF निकाल दो।
और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करो। फिर उसके बाद आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम एक तरीका तो आपका ये हो गया, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है अपने एग्जाम में एलसीएम। एचसीएफ तक तो ठीक है, ये जो हमने काम किया है यहां तक तो ठीक है। अब हमें जो फॉर्मूला दिया था उसका यूज करना है। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर, ये दोनों नंबर था ना, इसका एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर कितना था, 96 गुणा 404, ये हो जाएगा। एचसीएफ हमें क्या निकालना है, अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, 96 गुणा 404, और नीचे एचसीएफ आपका कितना आया था, एचसीएफ आपका आया था 4। इस 4 से इसको काट दोगे, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 101 और 96 की गुणा कराओगे, आंसर कितना आ जाएगा, 9696। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 इस तरीके से। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम कर लोगे इस तरीके से। पहले तो आप यहां से ये सारे के सारे काम करोगे, ये काम करोगे, और फिर एचसीएफ एलसीएम वाला फॉर्मूला लगा के इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकाल दोगे। ठीक है, अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 बचता है 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें 672 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना है। तो पहले तो 6 के फैक्टर कर लो। 6 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 3 6। फिर बोले 72 के फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा है तो 72 लिखोगे, फिर काटोगे 2 से 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे 2 नेम 18, फिर 3 3 9, और फिर 3 एकम 3, और फिर इसको लिख दोगे। ठीक है, 72 के बाद हमारा 120 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंजे 120। ठीक है, तो 120 के भी फैक्टर आपको ऐसे ही कर लेने हैं भाई। 2 से काट लो, 2 छंग 12 0 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 3 6, फिर 2 से काटोगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटोगे 3 पंजे 15 हो जाएगा, और फिर 5 से काटोगे 5 एकम 5 हो जाएगा। 3 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं फिलहाल के लिए। ये आप चाहे रफ कॉपी में कर, रफ काम में कर लो, या फिर ये करके भी दिखा सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे थे, घात के रूप में लिख रहे थे। 6 को हमने क्या कहा, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। फिर हमने 72 को क्या कहा, 2 की पावर 2 की घात 3 हो जाएगा, और 3 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर हमने कहा 2 की घात 3 हो जाएगा, 3 की घात 1 हो जाएगा, और 5 की घात 1 हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये आपका 672 और 120 का हमने क्या कर दिया, एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया। इतनी बात आ गई समझ में। सॉरी, अभी हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है, 672 और 120 का। एचसीएफ निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो उभयनिष्ठ चीजें होती हैं उनको लिख देना होता है। ठीक है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों को लिख देना है। तो उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, तो 2 तीनों में है तो 2 लिख दिया। फिर बोले 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और 3 यहाँ पे भी है, फिर कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, फिर 5 तो है ही नहीं तो उसे नहीं लिखेंगे। अब इनमें जो सबसे छोटी घात होगी, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर तो लिख देंगे 1। यहाँ पे देखोगे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, और 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। आपका एचसीएफ हो जाएगा 6। आपको बताया गया था कि अगर आपको कोई 3 नंबर हो, उनका एचसीएफ निकालना है, कोई 3 नंबर या 2 नंबर, तो उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा, या तो वो नंबर आपका एचसीएफ होगा, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर उससे छोटा एचसीएफ होगा। अगर 6 नहीं होता तो 3 होता और 2 होता, 3 या 2 में से कोई एक होता। क्लियर है इतना? फिलहाल हमारा 6 से 72 भी कट रहा है, 6 से 120 भी कट रहा है, तो इसका मतलब 6 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, 6 से 72 भी कट जाएगा, 6 से 120, तो एचसीएफ हमारा 6 ही हो जाएगा। एलसीएम निकाल लो भैया, एलसीएम लो, 6 72 120 का एलसीएम निकाल दो। तो 6 72 120 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जितने भी आपके फैक्टर आए हैं उन सबकी एक लिस्ट बना लेनी है। अभाज्य गुणनखंड है जो है उन सबकी लिस्ट बना लेनी है। बोले 2 है,
3 है और 5 है। ठीक है, जितने भी संबंध हैं 2 है, 3 है और 5 है, इसमें केवल और केवल कॉमन लेने हैं, इसमें सारे जितने भी आएंगे। अब लेने के बाद क्या करेंगे, आपकी जो पावर मैक्सिमम होगी उसको यहाँ पे लिख देंगे। 3 में जो पावर मैक्सिमम होगी वो लिख देंगे। 3 की पावर यहाँ पे 2 मैक्सिमम है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 2 बड़ा होता है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से ये लिख दिया। 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8, ये 3 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अगर आप देखो 8 पंजे 40 नेमत कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा 360, तो एलसीएम आपका आ गया 360। अच्छा सर, क्या इसमें हम जो अभी आपने किया था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याएं कर दी थी, क्या वो वाला यूज करें, क्या यहाँ पे काम करेगा? एक बार आइए चेक कर लेते हैं। हमें एक तो तीनों संख्याओं जो एचसीएफ एलसीएम है वो लिख लेना है। एचसीएफ मैंने कहा 6 है और एलसीएम कितना है 360, इनकी गुणा करा लो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एचसीएफ गुणा एलसीएम लिख के सॉल्व करके देख रहे हैं। 6 0 का 0 हो जाएगा, 6 छंग 36 के 6 हासिल लगे 3, 6 3 18, 3 2160 आ रहा है। और हमारी जो संख्याएं हैं उनका कर लो भैया, एक 6 है, एक 72 है और एक 120 है। ठीक है, एक 120 है। अगर मैं 6 की पहले 120 से गुणा कराऊं तो 120 कितना हो जाएगा, 12 छंग 72, 720 गुणा 72 हो जाएगा। मतलब मुझे 720 की 72 से गुणा करानी है, तो 72 से मैं गुणा करा लेता हूं। 2 0 का 0 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 0 का 0 0, 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 सत्ते 49 और 1 50। ठीक है, 0 4 8 1 5 कितना हो जाएगा 51,840। कितना हो जाएगा भैया 51,840 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा 6 72 और 120 का गुणनफल। ठीक है, तो क्या ये बराबर है? हमने एचसीएफ गुणा एलसीएम, देखो हमने क्या पढ़ा था, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर जो संख्याएं होती हैं वो। तो यहाँ पे हमने जब 3 संख्याओं का केस पढ़ा, हमने फिर से उनका एचसीएफ एलसीएम निकाला, 2160 आया, और इनका हमने क्या किया, गुणनफल किया, तो वो कितना आ रहा है 51,840 आ रहा है। तो भूल कर भी आपको एचसीएफ गुणा एलसीएम 3 संख्याओं वाले केस में नहीं लगाना है। ठीक है, इस वाले केस में आपको ये काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आपका बराबर नहीं आ रहा है, तो ये वाली बात याद रखनी है। 2 संख्याओं के केस में आपका वो हो जाता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो ये था आपके एग्जाम्पल नंबर 4 तक। तो ये हमारी क्लास आज की यहीं तक रहेगी, और आपके यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी, और उसके बाद हमने उससे जो संबंधित आपकी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल वगैरह दे रखे थे वो हमने अभी यहाँ पे किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 प्रोवाइड करेंगे, जो कि इसी पे आधारित होगी, सारे के सारे सवाल होंगे, वो आपको कल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।